फिर से 2012 में ऐसा क्या हुआ? 2010 में I was on a chemical tanker. We loaded the ship in Kandla in India and then we headed towards Belgium. We were on the 4th day और ship attack हो गया. Somali pirates they attacked the vessel, they hijacked the vessel and उसके बाद हम लोग 7 महीना 20 दिन 7 months and 20 days we were in captivity of Somali pirates. तो आप वो 7 महीने 20 दिन वहाँ पर थे। क्या क्या होता है सर वहाँ पे? सोमाली पायरेट्स ने आपको हाईजैक करा है, उनका मकसद है कंपनी से पैसा लेना। तो उनको लगता है अगर हम सीफेयर्स को, और जब सीफेयर्स रोते हुए चीखते चिल्लाते हुए जब फोन करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रेशर कंपनी के ऊपर ज्यादा पड़ता है। मारना पीटना और खाने पीने में ये 2 चीजें जो सीफेयर जानना चाहते हैं। देखिए, सोमालिया में सर्वाइव करना एवरी मिनट इज अ चैलेंज। के पास अपनी कोई आज़ादी नहीं है, आपको कुछ भी करना है, आपको वॉशरूम भी अगर जाना है या आपको कोई भी कुछ करना है तो आपको पायरेट्स की मर्जी के बिना आप उठ नहीं सकते हो, आप चल नहीं सकते हो। खाना पीने में तो जरूर दिक्कत है क्योंकि आपके पास एक जहाज पे कितना 2 महीना 3 महीने का राशन रहता है, उसके बाद जैसे वो सब खत्म होने लग जाता है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ये पॉडकास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सीफेयर आउट देयर और जो लोग मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, मिस्टर चिराग बारी, जो कि आइसवान को रिप्रेजेंट करते हैं। आइसवान क्या है, चिराग बारी सर कौन है, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट हैरेसमेंट, बुलिंग, सुसाइड्स हैपनिंग ऑन शिप, या क्या प्रॉब्लम्स हैं जहाज पे कि जिस कारण लोग जहाज ज्वाइन नहीं करना चाहते, जहाज ज्वाइन करके सफर करते हैं, एंड वेयर कैन वी एज सीफेयर्स डू बेटर ऑन मेंटल हेल्थ। आज उस सबके बारे में बात होगी और साथ में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस मैं बताऊंगा अच्छी, उसमें से आइसवान क्या क्या अच्छा कर रही है और कुछ सॉलिड स्टेटिस्टिक्स जो कि हम चाहेंगे कि आइसवान शेयर करे। इट्स अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। सो आई वेलकम यू चिराग बारी सर टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू वेरी मच प्रणीत फॉर हैविंग मी हियर। सभी को मेरा नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया यहाँ पे और हम आपके पॉडकास्ट में शामिल हो पा रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं चिराग बारी सर की फील्डिंग आज से नहीं 2 साल से कर रहा हूँ। सो मैं इनसे पहली बार नॉटी का इवेंट हुआ था, वहाँ मिला था। उसके बाद फिर मैं जब ये नोएडा में थे तो मैंने बोला सर ये करना है, तो बोले तब भी बिजी थे, डीडी शिपिंग का कुछ एक इवेंट था और फिर मैंने बोला कब मौका मिलेगा। फिर ये आरोहन इवेंट अभी देहरादून में हुआ और चिराग बारी सर यहाँ मिले। मैंने बोला सबसे पहले जो मेरे आज के गेस्ट है चिराग बारी सर, मैंने सबसे पहले इन्हीं के साथ किया जाए, एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। सो बिफोर गोइंग टू दैट रीजन कि क्यों मैं इतना कन्विंस था कि मुझे इनके साथ करना है, तो पहले सर आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि मर्चेंट नेवी के बारे में, कहाँ से आप हैं और मर्चेंट नेवी में कैसे जर्नी आपकी स्टार्ट हुई सर, प्लीज। मेरा बहुत ही सिंपल बैकग्राउंड रहा है और बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ वेरी हम्बल फैमिली। और उसके बाद हम लोगों ने मर्चेंट नेवी जब मैंने ज्वाइन करी क्लास 12 के बाद में, तो आई जॉइंड इन तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट इन पूना और वहाँ पे हम लोगों ने 4 इयर्स का कोर्स करा मर्चेंट नेवी BS मरीन इंजीनियरिंग का। और 4 इयर्स के बाद में फिर अगेन वही जैसे होता है, अपना आप शिप पे जा रहे हैं, आप अपना एज अ 5th इंजीनियर, देन यू आर राइजिंग। आई क्लियर्ड माई एग्जामिनेशंस फ्रॉम द DG शिपिंग। सारे मेरे इंडियन सर्टिफिकेट्स हैं, सब हम लोगों ने क्लियर करते गए। और सबसे पहले बल्क कैरियर से हम लोगों ने शुरुआत करी अपने काम की, और वो लाइफ बहुत ही इंजॉइंग थी। 2003 से लेके 2000 जो 7-8 तक जब मैंने बल्क कैरियर्स में था, मैं करीबन 5-6 साल, तो वो लाइफ में बहुत इंजॉयमेंट था क्योंकि जो बल्क कैरियर्स मेरे को हमारी कंपनी में थे वो सारे स्मॉल बल्क कैरियर्स थे और अबाउट 30,000 डेड वेट्स। तो वो राइट इनसाइड द सिटी जाते थे और उस वक्त जब मौका एक अलग से एक था, चार्म था कि मर्चेंट नेवी हम लोग सिर्फ जॉब करने नहीं जाते थे। मर्चेंट नेवी आज भी लोग सोचते हैं और लोगों की चाहत है कि हम लोग बाहर घूमें, दूसरा देश देखें, दूसरे देश की सभ्यता, कल्चर्स देखें और वहाँ का रहन सहन, खाना पीना देखें, एंजॉय करें उसको। तो वो सब पॉसिबल हो पाया शुरू के 5-6 साल में। तो काफ़ी शोलीज वहाँ पे तब अलाउड थी हर कंट्रीज़ में, और उसमें काफ़ी मज़ा भी आता था और दूसरे लोगों के साथ मिलके काम करने में भी इंजॉयमेंट भी फील होती थी और एक्साइटमेंट भी रहती थी काम को लेके। तो वो ईयर्स काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने जब टैंकर्स ज्वाइन करा, टैंकर्स में लाइफ थोड़ी हेक्टिक रही कि आपको शो लिव नहीं मिल पा रही है, या आपका पोर्ट स्टेज कम है, या आपको बहुत सारे पोर्ट्स आ रहे हैं विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू डेज, जिसकी वजह से काम, और आपका जब आप सीनियरिटी लेवल पे पहुंचते हो तो अगेन आपका जो लेवल होता है वो थोड़ा सा कमिटमेंट जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है शिप पे, मेंटेनेंस को लेके, वेटिंग इंस्पेक्शंस को लेके। तो फिर आपका शो लिव पीरियड जो है वो कम होता चला जाता है। तो बट अदरवाइज आई हैव सेल्ड अक्रॉस
ऑन वेरियस शिप्स, तो मैंने सभी शिप्स में काफ़ी इंजॉय करा है लाइफ, एंड आई फील लाइक दिस इज़ अ वेरी वेरी नोबल कैरियर, वेरी गुड कैरियर फॉर अ पर्सन। और इसमें आप मतलब आपको बहुत कुछ मिलता है, एडवेंचर तो मिलता ही, ऑब्वियसली एडवेंचरस लाइफ है। एडवेंचर बोला जाए तो एक पॉजिटिव वर्ड है, बट अगर आप देखें तो काफ़ी खतरे भी हैं, और उनको भी आपको झेलने का आपकी शक्ति मिलती है, आप उसको डेवलप करते हैं। और साथ में अगर आपके कोलीग्स आपको डिफरेंट नेशनलिटीज़ के, डिफरेंट कल्चर्स के मिलते हैं, अगर आप वो इंजॉय करते हैं उनके साथ काम करना, तो वो भी एक आपको चीज़ मिलती है। ऑब्वियसली पैसा तो है ही है, कि पैसा अच्छा मिलता है मर्चेंट नेवी में, ये तो हमेशा से ही है। तो ये सब प्लस पॉइंट्स भी हैं जो कि मेरे को काफ़ी इंजॉयमेंट में मिला। सर टैंकर्स वर्सेस बल्क कैरियर्स, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो जहाँ पर एक तरफ आपने बोला कि छोटा जहाज होता था तो बिल्कुल सिटी के अंदर बहुत घूमने फिरने को मिला, और टैंकर्स पे ऑफकोर्स आप ज़्यादा सैलरी के लिए गए, तो वहाँ पर भैया लाइफ टफ होगी। लुकिंग बैक, अगर कोई यंग सी फेरर है, व्हाट डू यू सजेस्ट देम? जैसे कि मैं पहले अपना सजेशन बता देता हूं, सो दैट इट शुड नॉट साउंड डिप्लोमेटिक और बायस। मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मैंने लाइफ ज़्यादा एंजॉय बल्क कैरियर्स पे करी है। मुझे आज भी याद है 3-4 दिन के लिए जहाज मेरा सीधा अंदर टोरंटो सिटी में चला गया। मैं पहली बार इतना कभी नहीं घूमा था जिंदगी में। बट व्हाट आई रियलाइज वाज कि टैंकर्स में मैं फिर भी लोगों को कहता हूँ क्योंकि सैलरी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है परिवार से दूर तो रह रही है, जद्दोजहद तो है ही है, तो यार उसी टाइम पे ज़्यादा पैसा मिल जाए, छोटा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, फटाफट वापस आ जाए। व्हाट इज योर टेक? मैं बात कर रहा था अपने 2003, 4, 5, 6, 7, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। जब तक शिप्स हमारे जो पोर्ट्स में रहते थे वो करीबन 4-5 दिन, 6 दिन भी रहते थे, 8-8, 10-10 दिन भी हम लोग पोर्ट्स में रहे हैं। आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है कि प्रॉब्लम क्या, आजकल तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुका है कि हमारे क्रेन्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम लोग वो बल्क कैरियर्स जो हैं वो 1 दिन 2 दिन में बाहर आ जाते हैं। और शोर लीव हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जो शोर लीव देते ही नहीं है। तो वेदर यू सेल ऑन अ टैंकर और अ बल्क कैरियर, अगर आपके पास शोर लीव नहीं मिल रही है, अगर आपके शिप्स पे पोर्ट स्टेज कम है, आपका शिप कम दिनों के लिए, कम घंटों के लिए रुक रहा है वहाँ पे, और आपके पास ज़्यादा आजकल इंस्पेक्शंस और ये सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा मतलब शिप्स पे रहते हैं चीज़ें, तो आपको उस पे जब आप पोर्ट स्टेज में आपको टाइम ही नहीं मिलता है मेंटेनेंस, बिकॉज यू हैव टू डू द मेंटेनेंस ऑल्सो, यू हैव टू ऑल्सो लुक इनटू द प्रिपेयरिंग योर शिप्स फॉर द ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शन। तो उन्हीं चीज़ों से आपको अगर नहीं निकल पाते, वेदर यू सेल ऑन बल्क कैरियर्स और टैंकर्स, वो आपकी चॉइस है। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस व्हाट डू यू प्रेफर सर? अभी मैं तो बता दिया कि मैं तो अनबायस्ड वे में आई प्रेफर टैंकर्स। व्हाट वुड यू प्रेफर फॉर यंगेस्ट? आई वुड गो फॉर एनी शिप व्हिच यू नो इज गिवन टू मी। मतलब हालांकि मेरे टैंकर में भी लाइफ काफ़ी बेटर है, और नो डाउट इन दैट, बट हाँ, अगर वो वाली लाइफ मिल सकती है आपको बल्क कैरियर वाली, कि मेरे को अगर जहाँ पे मेरा पोर्ट स्टेज 4-5 दिन का हो, 6 दिन का हो, और मेरे को शोल्ड भी मिले, हाँ, तो मैं अभी भी बल्क कैरियर पे जाना चाहूंगा। बल्क कैरियर्स और अभी भी लेसर मनी, आई विल बी मोर देन हैप्पी, बट वो कंडीशंस होनी चाहिए कि मेरे को शोल्ड लीव। हाँ सर, अभी भी है ऐसे बल्क कैरियर जहाँ पर मतलब कुछ जैसी सिटीज भी है जहाँ पर 5-5, 6-6 दिन का स्टे मिल जाता है। चलिए सर, ये हर एक की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो यहाँ पर आपको 2 लोग मिल गए गाइस, एक जो कि कहता है पैसे के पीछे भागो, और एक कहता है लाइफ इंपॉर्टेंट है। यू चूज योर्स। दोनों गलत नहीं है, राइट सर? गलत नहीं बोल रहा, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी प्रायोरिटीज है। बिल्कुल। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपने कितने साल सेलिंग करी? 2008 तक आई गेस, राइट? मैंने 2012 तक सेलिंग करी। 12 तक सेलिंग करी। फिर सर 2012 में ऐसा क्या हुआ? शादी हो गई? जैसे मेरी तो शादी, बच्चा हुआ तो मैंने सेलिंग छोड़ दी। आपकी क्या कहनी थी सेलिंग छोड़ने की? मेरी कहानी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। 2010 में आई वाज ऑन अ केमिकल टैंकर, एंड वी लोडेड द शिप इन कांडला इन इंडिया, एंड देन वी हेडेड टुवर्ड्स बेल्जियम और वाया रेड सी, और वी वर ऑन द 4th डे, और उस दिन हम लोग शिप अटैक हो गया पायरेट्स से। Okay, this is exciting. Never thought this. Somali pirates, they attacked the vessel and they captured us. They hijacked the vessel, and उसके बाद हम लोग 7 महीना 20 दिन, 7 months and 20 days we were in captivity of Somali pirates, and our vessel and our entire crew were in their captivity. So हम लोगों का शिप सोमालिया में गराकात करके एक गांव है, वहाँ पर एंकर में था, और उस टाइम पे होने के बाद में लेट 2010, दिसंबर 2010 में जब वेसल रिलीज़ हुआ, और जनवरी में 2011 में हम लोग घर वापस आए। तब से उसके बाद भी मैंने वेसल ज्वाइन करा। इनफैक्ट आई अगेन वेंट बैक टू सेलिंग इन 2011, और जब मैं 2012 में जनवरी में आया, तो आई थिंक दैट वाज अ टाइम मेरे को लगा कि शायद मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए और सोचने का, और उसके बीच में मेरे को कुछ ऐसे ऑफर्स आए जिस पे मैं काम करना शुरू करा मैंने, और देन आई नेवर सेल्ड बैक।
सर मैं बिल्कुल नटशेल में, क्योंकि मैं आइसमान के बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ, बट क्योंकि आपने सोमाली पायरेट्स की बात करी, मुझे याद है आपने करण के साथ पॉडकास्ट किया था इसके बारे में, बट आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट। तो बट इन अ नटशेल में जानना चाहता हूँ कि जब आप वो 7 महीने 20 दिन वहाँ पर थे, तो थोड़ा ये बताइए कि सर क्या डेली मार्केट क्या-क्या होता है सर वहाँ पे? देखिए, सोमाली पायरेट्स ने आपको हाईजैक करा है और उनका मकसद एक ही है। उनका मकसद है कंपनी से पैसा लेना। उनका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हमें किसी सीफेयर को हार्म पहुँचाना है या हमारे को उनको मारना-कूटना है या पीटना है। उनका ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। होता क्या है कि बट दे ऑल्सो एक्सपेक्ट कि एक तो सीफेयर्स उनकी सारी बातें मानें और सीफेयर जो जैसा वो कहें वैसा करें, और दूसरा कंपनी को वो जैसा चाहते हैं वो वैसा बिहेव करें। तो ऐसा होता नहीं है नॉर्मल प्रैक्टिकल सिनेरियोज में, और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो बढ़ती जाती है एज अ टाइम एलोंगेट्स, तो उसके बाद उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है, और वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो सीफेयर्स के ऊपर निकालते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर हम सीफेयर्स को हम ज़्यादा टॉर्चर देंगे तो वो कंपनी को प्रेशर फिर उसके बनाएँगे। बाद वो कंपनीज को फ़ोन करवाते हैं, और जब सीफेयर्स रोते हुए, चीखते चिल्लाते हुए जब वो फ़ोन करते हैं तो वो एक थोड़ा-सा प्रेशर कंपनी के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, और कंपनी उसके बाद उनकी टर्म्स में आने के लिए कोशिश करती है। तो वो एक स्ट्रैटेजी होती है उन लोगों की, किस तरह से वो लोग सीफेयर्स को तंग करके और टॉर्चर करके, ब्रूटली असॉल्ट करके उस कंडीशन में ले जाके, ताकि वो लोग अपनी फैमिलीज़ को भी फ़ोन करवाते हैं, उनकी फैमिलीज़ को भी धमकियाँ मिलती हैं, और बिकॉज़ फैमिलीज़ को कुछ पता नहीं होता इन चीज़ों में, ये गेम की जो चलता है पायरेट्स का, तो फैमिलीज़ एक उसमें पिस जाती हैं। वो कंपनी की बातों में, कंपनी कहती है हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, और कंपनीज़ की बातों में नहीं आ पाती हैं फैमिलीज़, क्योंकि अब इस 6 महीना 8 महीना हो गया है, आप वहाँ कैप्टिविटी में आप कर क्या रहे हैं? फैमिलीज़ को ये लगता है कि आपने तो कुछ करा नहीं है, और आज उनको फ़ोन आया है हमारे सीफेयर का कि वो हमारे को कल सुबह मार देंगे। तो उस वे में कि फैमिलीज़ तो कोई भी रह नहीं पाती है। तो वो फिर प्रेशर बनाती हैं सरकार के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर और कंपनी के ऊपर कि वो कुछ भी करके जितना भी पायरेट्स मांग रहे हैं वो दें। बट सॉल्यूशन ये नहीं है। सॉल्यूशन ये नहीं होता कि आपने जो उन्होंने मांगा वो आपने अगर एग्री कर दिया तो वो लोग कल उसको भी चेंज कर देंगे फिगर्स को। वो क्योंकि दे आर क्रिमिनल्स, दे आर नॉट लाइक कि मैंने 10 रुपये मांगे और आपने 10 रुपये मेरे को आज एग्री कर दिया और वो कल छोड़ देंगे। और आप 10 रुपये बोलेंगे, वो कहेंगे ओके थैंक यू वेरी मच, 10 तो आप दे रहे हैं, लेकिन हमारी अब डिमांड अब 20 रुपये की हो गई है। अच्छा, ऐसा भी करते तो हैं? वो इस तरह से उनकी नेगोशिएशंस जो होती हैं, एक प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस होती है। और क्या होता है कि हम एज अ सीफेयर वी हैव नो आइडिया अबाउट इट, वी हैव नो डिटेल्स उस वक्त। अभी तो फिर भी काफ़ी अवेयरनेस है सीफेयर्स के अंदर, बट अभी भी कई लोगों को ये नहीं पता कि सोमाली नेगोशिएट कैसे करते हैं। दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन, दे हिस्टोरिकली दे हैव बीन वेरी गुड बिजनेसमैन, सो दे नो दो स्किल्स। तो वो लोग क्या करते हैं, वो प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस उनका एक करते हैं, किस तरह से वो एक एक्स अमाउंट मांगते हैं, कंपनी आती है सम परसेंटेज और मे बी 5% ऑफ एक्स, और वहाँ से नेगोशिएशन शुरू होती हैं, और करते करते वो कहीं मिडल ऑफ द फिगर एक्स माइनस 50%, एक्स माइनस 60% पे जाके कहीं वो आपस में मिलते हैं। जब दोनों की लिमिट्स हो जाती हैं कि हाँ अब मेरा भी टाइम हो गया, तुम्हारे टाइम, और एक मार्केट में एक रेट होता है अनडिस्क्लोज रेट्स, और एक कि अगर आपका टैंकर है, आपका कार्गो इतने का है, आपकी नेशनलिटीज और क्रू ऐसी हैं, क्या नेशनलिटीज हैं, उसके बेसिस पे एक अमाउंट होता है कि वो आपको पता था कि हाँ इतने से इतने फिगर की हमारी अमाउंट चल रही है मार्केट में रेट, तो हमारे को उतना तो देना ही पड़ेगा। सर इसमें एक चीज़ मैं बस ऐड करना चाहता हूँ, ये लंबा 7 महीने तक इसलिए जाता है कि कंपनी भी चाहती है कि वो लोग थोड़ा लीनिएंट हो, मतलब कम करे रेट। इनिशियली सीफेयर्स फाइट करेंगे, ये चीज़ होगी, तो ये इसलिए लंबा खिंच जाता है। बट सर हैविंग सेड दैट, मारना पीटना और खाने पीने में ये 2 चीज़ें जो सीफेयर जानना चाहते हैं कि खाने पीने में क्या मिलता है और क्या बिल्कुल भूखा रख देते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, मारने पीटने में कहाँ तक की लिमिट आपने देखी है उन 7 महीने 20 दिन में? देखिए, सोमालिया में सर्वाइव करना एवरी मिनट इज़ अ चैलेंज, क्योंकि आप वो इमोशनल स्टेट में नहीं होते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव एनी ऑफ योर आपके पास अपनी कोई आज़ादी नहीं है। आपको कुछ भी करना है, आपको वॉशरूम भी अगर जाना है या आपको कोई भी कुछ करना है, तो आपको पायरेट्स की मर्जी के बिना आप उठ नहीं सकते हो, आप चल नहीं सकते हो, आप कहीं नहीं घूम सकते हो जहाज़ पे। आपको जहाँ बोल दिया वहाँ आपको रहना है। और लकीली वी वर इन इंजन रूम, तो हमारा ये था कि हम लोग एटलीस्ट हमारे जनरेटर्स और मशीनरीज चलनी है, तो हम उनकी मेंटेनेंस के लिए, वो भी बड़ा मुश्किल होता था उनको कन्विंस करना कि हमें जाना है, हमें उनको मेंटेनेंस करना है, अदरवाइज द इंजन्स विल स्टॉप। तो वो करने के लिए भी वो लोग साथ में पायरेट एक साथ में भेजते हैं। तो और गन के साथ होता है, वो पूरा ऐसे गन तान के रखता है। तो एवरी मूवमेंट अगर आप गन ताननी हुई है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो आपको मार नहीं रहा, लेकिन आपको पास आपके ऊपर इतना प्रेशर है उस समय कि आप कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। आपको सही भी करना चाह रहे हैं तब आपका माइंड सेट नहीं होता।
आप खाना करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही वो लोग आपको आके धमकी दे के जाते हैं कि भाई तुम्हारे को हम कल मार देंगे अगर तुम्हारी कंपनी ने हमें पैसा नहीं दिया। तो खाना खाने का मन भी नहीं करता है। तो ये तो मेंटल असॉल्ट तो वो हर मिनट होता है सोमाली पायरेसी में। ये कहने के बाद में फिजिकल असॉल्ट कई वेसल्स में हुआ है, कई वेसल्स में नहीं हुआ। कई वेसल्स में जहाँ पे नहीं हुआ है वहाँ पे आई थिंक नेगोशिएशंस काफ़ी बेटर हुई हैं, वहाँ पे कंपनी का रोल काफ़ी बेटर रहा है, और जिस तरह से उन्होंने नेगोशिएशंस करी हैं। और डिपेंड भी करता है कि पायरेट गैंग कौन सा है, किस तरह का उनका बैकग्राउंड है पायरेट्स का। तो हमारा जो गैंग था वो काफ़ी ब्रूटल असॉल्ट में बिलीव करता था, और जो यंगस्टर्स थे उसमें काफ़ी वो उन्होंने ज़िंदगी भर अपना अगर देखा जाए तो उन्होंने जब से वो पैदा हुए हैं उन्होंने ब्लड शेड ही देखा है अपने सोमालिया में। So there's a civil war is going on in Somalia. I'm not trying to justify everything, but I'm just trying to highlight कि क्यों उनका ऐसा है नेचर। तो वो एक उन्होंने वो जिस परवरिश हुई है उनकी, जिस हालात में परवरिश हुई है, उन्होंने सिर्फ उनको ये लगता है कि सॉल्यूशन सिर्फ मार कूट के ही आना है। तो वो उनके माइंडसेट में था, उस वजह से हमारे पर काफ़ी टॉर्चर्स हुए, और काफ़ी ज़्यादा हमारे को मारा पीटा भी गया, और कई महीनों तक हम लोग वापस आने के बाद में हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट भी चला, और लकीली एवरीबडी केम बैक। कोई ऐसा नहीं हुआ कि किसी को कोई ऐसा हाथा हुआ, और सभी लोग वापस ठीक भी हुए हैं भगवान की दुआ से। लेकिन खाना पीने में तो ज़रूर दिक्कत है, क्योंकि आपके पास एक जहाज़ पे कितना 2 महीना 3 महीने का राशन रहता है, उसके बाद जैसे वो सब खत्म होने लग जाता है। स्पेशली फ्रेश वेजिटेबल्स आपके 15-20 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप फ्रोज़न फ्रूट्स पे आते हैं। इसलिए हर सीफेयर को चाहिए कि वो खाना पीना ये इसका बहुत ध्यान रखें। अगर आप किसी भी कैप्टिविटी में जा रहे हो, किसी भी क्राइसिस में जा रहे हो, मैं तो आपसे आपके माध्यम से यही सबको ये एडवाइस करूंगा कि आप कोई से भी क्राइसिस में, चाहे वो वेस्ट एशिया का भी क्राइसिस चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, आपका जहाज़ कहीं फंसा हुआ है, या आप डिटेल हो रखे हैं, अपने खाने पीने का पर जरूर ध्यान रखें कि हम कितना सर्वाइव, हम लोग कितने दिनों तक उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। बाहर से कब आएगा, कैसे आएगा, वो हमारे को नहीं पता, लेकिन हम लोगों ने वही करना शुरू किया। हमने पानी की राशनिंग शुरू करी कि, और हम लोग हर सीफेयर को यही समझाते रहे इस जहाज़ पे कि आप प्लीज़, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं और आप एसी के रूम में सिर्फ आप बैठे हुए हैं पूरे दिन, तो आप प्लीज़ आप मत नहाइए, आप अपने कपड़े मत धोइए। सिंपल छोटी छोटी चीज़ें आप अगर अवॉइड कर सकते हैं तो इससे पानी सेव होएगा। तो ये कर करके हम लोगों ने पानी बनाया भी सही जहाज़ में, और जहाज़ में हमारे साथ तो 10 जहाज़ के आसपास हमारे साथ एरिया में वहाँ पे हाईजैक थे, उन सबको हम लोग पानी देते भी थे। एंकरेज पे हम लोगों शिप्स आते थे, उनके तक हम पानी फ्रेश वाटर पहुँचाते भी थे। और फूड जो था वो कई 3 महीने के बाद तो वो लोग अपना राइस और कुछ एक दाल होती है वो लेकर आते थे, जिसको दिगिर बोलते थे, और वो लेकर आके हम लोग उसमें से पहले तो राइस क्या होते थे, वो पत्थर में से राइस निकालते थे, वो हाफ बॉइल्ड राइस होते थे उसमें, और वो थोड़े से राइस और उसके ऊपर पानी डाला और नमक थोड़ा सा डाला, और वो हम लोग खाना होता था। अगर जिस दिन पार्टी हो जाए तो उस दिन थोड़ी सी दाल मिल जाती थी, या थोड़े से आलू की सब्जी मिल जाती थी, तो उस दिन मतलब दैट्स अ फीस्ट फॉर अस। तो ऐसे दिन में 2 बार हम लोग खाना खाते थे। तो यस, वेट भी काफ़ी कम हुआ सब लोगों का उसमें, लेकिन खाना सबको दिया। वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आप लोग भूखा सोएं। और मारने पीटने में सर क्या रहता है? जस्ट सर आई देखिए सर, चाहे मेरा अपना इंस्टीट्यूट है, बट आई वांट देम टू नो द एग्जैक्ट रियलिटी, जिसके अंदर मैं अभी 2025 के स्टैट शेयर करूंगा कि भैया मर्चेंट नेवी के अंदर इस साल कितने हुए हैं पायरेट से, क्योंकि जैसे लोग जानेंगे 1-2 केसेस तो डर भी जाएंगे। जैसे कि अभी सोमालिया में पिछले काफी सालों से बहुत कम हो गया है, लेकिन वहीं पर गल्फ ऑफ गिनी और सिंगापुर स्ट्रेट्स में बढ़ गया है। उसके अंदर हाईजैक के बाद वो क्या करते हैं, तो सर यहाँ पर मारने पीटने में कहाँ तक सिचुएशन जाती है? लाइक दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, बैट से मारते हैं, क्या करते हैं वो बताइए। उनके हाथ में कुछ भी होता है तो वो उससे मारते हैं। तो कई बार वो इंजन रूम में आते थे, उनको हमेशा से ये डर लगता था कि जब इंजन रूम में आके वो स्क्रीन्स देखते हैं, जब हमारे टेम्परेचर्स पैरामीटर्स की सब स्क्रीन्स होती है, उनको लगता है कि ये कंप्यूटर्स हैं और इस पे हम लोग यहाँ से हम लोग ईमेल भेज रहे हैं, सबको चैटिंग चल रही है हमारी। तो उनको ये बड़े डाउट होते थे, बिकॉज दे आर नॉट लिटरेट। और उनको ये समझाना, ये बिलीव करवाना कि दीज आर ओनली द पैरामीटर्स वी हैव टू मॉनिटर, कि क्या प्रेशर्स हैं, क्या टेम्परेचर्स हैं, उसके लिए हम लोगों ने स्क्रीन्स यूज़ करते हैं। वो समझाने में बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि वी आर अगेन नॉट इन द सेम लैंग्वेज एंड दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड आल्सो। तो वो उसमें बहुत उन्होंने हमें कूटा अच्छे से। तो वर्कशॉप से आयरन रॉड उठा ली, उसी से मार दिया। जो उनके हाथ में है, बंदूक है तो बंदूक की नोक से मतलब। तो लोगों को खून भी निकला होगा, हड्डियां भी टूटी होंगी, ऐसा कुछ हुआ सर? लकीली हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी, लेकिन कई महीनों तक हमारा वापस आके, जैसे हम बताया, तो ट्रीटमेंट चला। बांध देते थे वो लोग, बेसिकली क्या कि वो आपके इलेक्ट्रिकल बैंड्स जो होते हैं नायलॉन वाले, उनको लेके पीछे हाथ बांध दिए, लेग्स बांध दिए, इवन जेनिटल्स बांध दिए। तो वो, और दे यूज्ड टू एंजॉय व्हेन यू स्क्रीम फॉर पेन।
तो वो उनकी एक मेंटेलिटी थी उस टाइप की, और जितना आप स्क्रीम करोगे उतना ही वो लोग खुश होंगे और आपको टाइट करते जाएंगे। सडिस्टिक लोग तो, सॉरी सर मैं आपको रिलीव करा रहा हूँ दोस मोमेंट्स, मुझे लग नहीं रहा है, आई एम नॉट वेरी, मतलब अब तो बहुत साल हो गए, बट स्टिल आई फील कि देखिए मर्चेंट नेवी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ये भी एक रियलिटी है और आपको पता होनी चाहिए कि 60,000 जहाज हैं, बहुत कम लोग हैं। सर आपके बैचमेट्स कितने रहे कॉलेज से? मेरे हम लोग 120 लोग थे। उसमें से कितने लोग हैं सर जिनके साथ जिन्होंने पायरेसी इस तरह से शायद मैं झेली? अकेला ही हूँ। शायद, मेरे ख्याल से आपके पूरे कॉलेज की हिस्ट्री में बहुत कम लोग रहे होंगे। शायद मैं अकेला ही हूँ, तो प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन है। तो सर अब उस पे आते हैं कि सर वाज दिस, कि जब आपने ये चीज झेली, वाज द रीजन कि आपने देखा कि सिर्फ ऐसा भी होता है, आपने ये चीज देखी, दैट वाज द रीजन दैट यू जॉइंड आइस-1 जहां पर आप सीफेयर से हेल्प कर पाए, या कुछ और पर्पस था ज्वाइन करने का? ये जानना चाहता हूँ नेक्स्ट। पहले मैं आपको वो क्लैरिफाई एक बार थोड़ा सा ये करना चाहूँगा कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बिन हाईजैक्ड बाय अ पायरेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज इवन लेसर देन यू कैन मीट एन एक्सीडेंट व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड। सो ये आप मान के चलिए, लेकिन उसके बाद भी हमें अपने अवेयरनेस हमें लानी है इन चीज़ों के ऊपर कि अगर वो एक बैड दिन मेरा हुआ तो हम लोग अपने आप को कैसे अवेयर कर पाएंगे, कैसे हम अपने आप को उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो हम उसमें कोप कैसे कर पाएंगे। तो इसके ऊपर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। तो जब मैं वापस आया सोमालिया से और मैंने सब देखा, तो उसका मैंने देखा कि कई चीज़ें हम लोग मेरी नोटिस में आई, ये चीज़ें कि मेरी पर्सनल फैमिली में और जो सीफेयर्स थे कि उनकी फैमिलीज में एक मीनिंगफुल सपोर्ट नहीं मिला एक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हाईजैकिंग, कि मेरी फैमिली को जो सपोर्ट मिल सकता था, मिलना चाहिए था, जिससे उनकी हेल्थ एंड वेलबींग ज़्यादा बेटर रहती, वो नहीं मिला। वो मेरे को ऐसा फील हुआ, और वापस आने का फिर उसके बाद मैं कई फैमिलीज़ को देखता था, तब भी उनके सीफेयर्स फंसे हुए थे सोमालिया में कई सालों से, कई महीनों से, और उनके न्यूज़ में इंटरव्यूज़ आ रहे होते थे। तब वहाँ से मैंने पिक करा कि कैसे मैं उन फैमिलीज़ को एटलीस्ट अपने एंड से एक कंफर्ट दे सकूं कि आज मैं वापस आया हूं, टाइम जरूर लगा, आपके हस्बैंड, आपके बेटे भी वापस आएंगे, तो जस्ट हैव टू हैव पेशेंस। एक मॉरल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट की कॉल मैं उनको देना शुरू करा, कहीं ना कहीं से उनके नंबर्स निकाल के, और ये चीज़ें फिर आगे पिकअप हुई। और ITF उस वक्त एक जो है ITF, जैसे आप जानते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड वर्कर्स फेडरेशन, उस वक्त एक प्रोग्राम बना रहे थे ऑन मैरीटाइम पायरेसी ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्रोग्राम। तो 2011 में उन्होंने मेरे को भी वहाँ पे लंदन में इनवाइट करा था उस इवेंट में, और जब वो लॉन्च कर रहे थे MPHRP, और उस टाइम पे भी मैंने वहाँ पे अपनी स्टोरी वहाँ पे बताई लोगों को, और मैंने बताया, और मैंने कई बार कंट्रीब्यूट भी करा MPHRP में कि कैसे हम सीफेयर्स और उनकी फैमिलीज के लिए इस प्रोग्राम को ला सकते हैं, क्योंकि एवरीबडी एट दैट टाइम वाज टॉकिंग अबाउट कि मेरा शिप्स में डैमेज हो गया, हमारे कार्गो डैमेज हो गए। पीपल वर नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ पायरेसी, पीपल वर रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट कि उन फैमिलीज के साथ क्या हुआ, उन सीफेयर्स के साथ क्या हुआ जो कि इस चीज़ से निकल रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अब सोचा कि शायद मेरा अगर कुछ कंट्रीब्यूशन हो पाए इन चीज़ों में तो मैं करना चाहूँगा। तो फिर MPHRP के थ्रू मेरे को मौका मिला 2012 में, और मैंने उसको एक चैलेंज की तरह लिया। हालांकि मेरे को नहीं पता था कि मैं इस चैलेंज को कैसे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, और बस वो एक चीज़ थी कि मेरे को कुछ तो फैमिलीज़ को और सीफेयर्स को करना है, उनके लिए कुछ तो सपोर्ट नेटवर्क एक लाना है कि उनकी लाइफ थोड़ी सी, चाहे 5% 10% थोड़ी सी ईजी हो जाए जिस कंडीशन में वो लोग अभी हैं। अगर मैं उतना भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली सर आप एक राइट फिट, आई वुड से, बिकॉज सर जिसने झेला होता है सर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, उनका इट बिकम्स द पर्पस ऑफ देयर लाइफ। सो अ पर्सन टू हैव अ वेरी गुड मतलब पर्पस होना जरूरी है। जैसे कि सर मैंने शिप पे बहुत सफर किया था बिकॉज ऑफ माई लैक ऑफ नॉलेज, और बहुत लोग हम हैरेसमेंट बुलिंग की बात करते हैं, मुझे आज भी बहुत स्ट्रांगली लगता है कि हैरेसमेंट बुलिंग स्टार्ट्स विद व्हेन यू डू नॉट नो योर वर्क। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बहुत बड़ा रीजन ये होता है। तो सर मैंने ड्रीमर पैकेज, विजनरी पैकेज, आज मर्चेंट नेवी डिगोल, बहुत सारे पैकेजेस बनाए एवरी इंजीनियर्स के लिए, ताकि वो लोग नॉलेज को लेकर परेशान ना हो, और बहुत सारे लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। सो थिंग इज कि पर्पस होना बहुत स्ट्रांगली जरूरी है, और जिसने वो परेशानी देखी होती है उससे अच्छा कोई नहीं समझेगा। तो सर हैविंग सेड दैट, टुडे व्हाट ऑल इज आइस-1 डूइंग, ये बताइए सर पहले थोड़ा सा। 2015 में MPHRP जो है आइस-1 में मर्ज हुआ, और उसके बाद आइस-1 इज अ सीफेयर्स वेलफेयर चैरिटी, अगेन बेस्ड आउट ऑफ UK। वी आर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग इंटरनेशनल काम करते हैं। वी हैव अ मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन, अ लॉट ऑफ शिपिंग कंपनीज एंड द P&I clubs and other related organizations who have interest in seafarers welfare, they become members of आइस-1। और एक तो वहाँ से हमारे को काफ़ी सपोर्ट्स आता है, क्योंकि हम लोग उन कंपनीज के साथ में काफ़ी मिलके काम करते हैं कि हाउ टू बेटर द वेलफेयर एंड वेलबींग इन देयर कंपनीज।
दूसरा चीज़ ये है कि वी ऑल्सो रन अ 24/7 हेल्पलाइन, जो कि जिस सीफेयर हेल्पलाइन के नाम से जानी जाती है, दैट इज़ फॉर द सीफेयर्स, बट वी ऑल्सो आर रनिंग 24/7 कॉन्फिडेंशियल हेल्पलाइन फॉर यॉटिंग क्रू। तो यॉटिंग क्रू के लिए भी हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्पलाइन, ये दो हेल्पलाइन इट इज़ जनरल अवेलेबल फॉर एनी सीफेयर, एनी नेशनलिटी, 24/7. इट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल एंड इज़ ऑल्सो मल्टीलिंगुअल। दैट मीन्स अगर आपको हिंदी में बात करनी है, आपको इंग्लिश में बात करनी है, और आपको अगर कोई स्पेनिश, फ्रेंच, आपको रशियन या चाइनीज़, फिलिपिनो, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो ये हेल्पलाइन कवर करती है। और ये हेल्पलाइन जो है ये आप एक लिसनिंग ईयर प्रोवाइड करती है। तो सीफेयर्स को या उनकी फैमिलीज़ को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी किसी तरह की भी कंडीशन में वो लोग हैं, तो ये हेल्पलाइन जो है उनको सपोर्ट करती है, उनको उनका प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करती है, और उनको एक तरह से एक लिसनिंग ईयर की तरह प्रोवाइड करते हुए उनको एक एम्पावर करती है कि ताकि वो लोग जान सकें कि उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, वो किस तरह से उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उस वे में ये हेल्पलाइन काफ़ी यूज़फुल है सीफेयर्स के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए वर्ल्ड वाइड। लास्ट ईयर में अगर हम लोग देखा जाए तो हमने करीबन 5,500 के ऊपर हमारे पास न्यू कॉल्स और मैसेजेस आए सीफेयर्स के, हमने कांटेक्ट करा। तकरीबन 100 कंट्रीज़ के आसपास के सीफेयर्स और उनकी फैमिलीज़ ने हमें कांटेक्ट करा हेल्पलाइन में, और थाउजेंड्स ऑफ सीफेयर्स को हम लोगों ने इस तरह से सपोर्ट करा वर्ल्ड वाइड। उनकी प्रॉब्लम्स जो थी उनको हम लोगों ने ट्राई करा रिजॉल्व मैक्सिमम करने किस का। तरह की, सॉरी सर बीच में काट रहा हूँ, हाँ मुद्दा वो है मैक्सिमम क्या क्या प्रॉब्लम्स एक सीफेयर फेस करता है जो आपके पास आती हैं So, from the some of the time we are seeing a lot of calls coming on the contractual issues or employment related issues, जहाँ पे wages, unpaid wages, abandonment, or those kind of things are been there. But at the same time, we are seeing a large number of increase in cases around emotional support or mental health cases as well in the helpline. तो कई केसेस ऐसे आते हैं कि आजकल सीफेयर, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन पहले होता था हमारे पास कि 2 साल 3 साल पहले इन्फॉर्मेशन सीकिंग बहुत केसेस आते थे कि भाई मेरे को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, मेरे को मैं इस पोर्ट पर आया हूँ तो यहाँ पे पोर्ट वेलफेयर सेंटर कहाँ पर है, या मेरे को शो लीव नहीं मिल रही है तो मैं क्या करूँ, दे वर आस्किंग फॉर सम इन्फॉर्मेशन। आजकल वो काफ़ी कम हो गई है, आई थिंक बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, एबिलिटी ऑफ सब इंटरनेट चीज़ें ऑन बोर्ड, जहाँ से वो उनको कई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है। तो बट आजकल जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं दे नीड इमोशनल सपोर्ट। आई एम फीलिंग लोनली ऑन बोर्ड, या मैं बहुत फटीग में हूँ, या मेरे पास बहुत स्ट्रेस है ऑन बोर्ड, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, या आई हैव अ पुअर रिलेशनशिप विद माय सीनियर्स ऑन बोर्ड, या जूनियर्स एंड सीनियर्स दे हैव अ बेटर नॉट अ गुड रिलेशनशिप, या आई हैव अ पुअर रिलेशनशिप विद माय फैमिलीज एशो, या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, फैमिली से कई बार फ़ोन आते हैं कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं क्या कर सकते हैं उसमें। तो वो इन चीज़ों पे मतलब काफ़ी काम हमें करना पड़ता है, और वो काफ़ी लेंदी कॉल्स भी कई बार हो जाती हैं। तो ये ऐसे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, और यस सुसाइडल आइडिएशंस के ऊपर भी केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। तो सर जहाँ तक बात है, जब इस तरह के इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है तो आप उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं, बोलते हैं ये सब मत कीजिए, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। मे बी एक रीज़न ये है कि शिप पे उनको कोई हेल्प या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट, अगर कोई मास्टर कैप्टन चीफ एयर होंगे तो वो बोलेंगे यार हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम है और हम कोई जज नहीं कर रहे हैं, राइट? एक रीज़न ये हो सकता है। बट सर जहाँ तक ये अनपेड वेजेस और अमेंडमेंट की बात आती है, हाउ डू यू हैंडल दिस? आप स्ट्रेट अवे व्हाट डू यू डू? आप वेरीफाई करते हो स्ट्रेट अवे आईटीएफ को करते हैं या क्या करते हैं? व्हाट इज योर देखिए, स्ट्रेटजी? कोई भी केस आता है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, सबके पीछे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वो बंदा किसी प्रॉब्लम से निकल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम होने दो, तो वी हैव टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू दैट पर्सन। सबसे पहले हमारी हेल्पलाइन उसको एक लिसनिंग ईयर प्रोवाइड करके एक उसको इमोशनल सपोर्ट की तरह उसको देखती है कि किस तरह से हम उसको उस वक्त उसको एनकरेज कर पाए कि वो अपनी प्रॉब्लम सामने रख पाए वो बंदा, और दैट इज ऑल्सो नॉट जजमेंटल, और एक फील लेस होके उसको प्रॉब्लम सामने रखे। फिर जब प्रॉब्लम समझने के बाद में हम उसके सारी डिटेल समझने के बाद में उसको फिर उस तरह से गाइड करा जाता है कि जैसे अबैंडनमेंट का इश्यूज है, या आपके रिपाट्रिएशंस के इश्यूज हैं, को फ्रॉडलेंट क्रूइंग के इश्यूज हैं, तो अकॉर्डिंगली वी हैव एसओपीज बिल्ड इन। तो हम लोग उनको उस तरह से गाइड करते हैं कि अगर आपका अबैंडनमेंट केसेस है तो हम लोग उसको जो अबैंडनमेंट की डेफिनेशंस हैं उसको बताया जाता है, क्योंकि प्रोसीजर्स हैं, देर ऑलरेडी लेड ऑन प्रोसीजर कि इफ यू नॉट बिन पेड वेजेस फॉर 2 months, और यू हैव बिन नॉट बिन लुक्ड आफ्टर बाय द शिप ओनर फॉर द फूड एंड विक्चुअलिंग, एंड दे हैव, तो वो जो डेफिनेशंस हैं जो उनको सीफेयर को समझाया जाता है, और अगर वो चीज़ें आती हैं सामने तो उसके बाद उनके नेक्स्ट स्टेप्स बताए जाते हैं, किस तरह से उनके केस आईटीएफ को रेफर करे जाते हैं, और आईएलओ और आईएमओ का जो इंटरनेशनल डेटाबेस है वहाँ तक हम लोग किस तरह से उनके केस को ले जा सकते हैं। तो ये आप मतलब द थिंग सर, एक होता है कि सपोज कीजिए अगर मेरे एंड पे मैं ये वीडियो बना के कहानी खत्म कर दूंगा,
अभी आई डू नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड नीदर द इंटेंट राइट नाउ। तो मेरा ये एक हो गया कि सर किसी सीफेयर ने आइसवान को कॉल किया और बोला कि सर ये प्रॉब्लम है, आपने अपने एसओपीज देखे, बोला बेटा ये कर लो ये कर लो ये कर लो। और दूसरा हो गया कि अच्छा तुम्हारा ये केस है, ओके लेट अस वेरीफाई, आपने वेरीफाई किया और आईटीएफ को आईएलओ को, बिकॉज यू नो द पीपल, राइट पीपल आउट देयर, आप उनको भी बताते हैं चीज के बारे में, फिर केस को ट्रैक डाउन भी करते हैं या बताने के बाद कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, हमारा पूरा ट्रैक डाउन रहता है केस का, हर केस का अलग नंबर होता है और वो नंबर्स पे केस पे फॉलोअप्स भी होते हैं। जब तक कि सीफेयर हमें ना बोल दे कि यस आई एम हैप्पी एंड यू कैन क्लोज माय केस, हमारा केस ओपन रहते हैं और हमारी टीम पूरा उनसे रेगुलर फॉलोअप्स भी करती है। देयर इज फुल मैकेनिज्म्स आल्सो इन दैट कि, और हम लोग हर बार यही सबसे पहले उनसे पूछते हैं कि आप लोग कैसे हैं, कैसे आए, हम भी पूछते हैं आप लोग मर्चेंट नेवी डिकॉर्ड पे कैसे आए। वी अंडरस्टैंड कि हो सकता है उसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हो कि हमने जो उनको बताया, फिर हम लोग उनको एक मौका देते हैं कि क्या हमने ये जो चीजें बताई थी लास्ट टाइम, क्या उनसे कोई चीजें हेल्प आपको मिल पाई, क्या आप किसी चीज, फिर हम उनके साथ बैठ के उनको समझ के और भी उनको ऑप्शंस समझने का ट्राई करते हैं कि क्या कोई और ऑप्शन भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं जिस तरह से उनकी हेल्प हो सके। तो अल्टीमेट थिंग इज दैट द सीफेयर शुड फील सेटिस्फाइड कि यस आई हैव बीन गिवन इनफ इंफॉर्मेशन एंड आई हैव कॉन्टैक्टेड एवरीबॉडी who can actually help me in that situation. तो यहाँ पर मैं एक उसके साथ आप लोग बताना चाहता हूँ कि why I was so much interested in आइसवान। एक दिन ऐसे ही YouTube वीडियो बनाने का मन किया एंड हमने बोला कि वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी सीफेयर कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हमारा फ्री टेलीकॉलिंग नंबर है 24/7। सी बहुत इजी है कह पाना 24/7 है, ये है भैया, मैं भी 10 चीजें बोल सकता हूँ, बट वो इम्प्लीमेंटेशन कितना स्ट्रांग है, दैट इज व्हाट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आई टेल माई एवरी टीम, कहने को हमारे 50,000 सीफेयर जुड़े, ये सब नहीं चलेगा। कितने लोगों की एक्चुअली जिंदगी बदली वो बड़ा मुश्किल है और उसको एग्जीक्यूशन सही होना चाहिए। सो मैंने ऐसे करके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में नाम लूंगा, वो यूट्यूब वीडियो का लिंक नीचे डल जाएगा। तो मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को कॉल किया, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने कॉल उठाया दैट वाज FSUI, जिनसे बात इंडिया की है। और उसी तरह हमने एक व्हाट्सएप चैट डाली, आपके साथ शायद फ्री कॉलिंग में व्हाट्सएप चैट आती है, व्हाट्सएप चैट भी है, तो करी और उस टाइम पे शायद हमारा बात नहीं हो पाई और मैंने उस पर लिखा था कि विल कॉन्टैक्ट यू बैक। मैंने बिना कोई अपनी टीम से पूछा, मैंने देखा नहीं, मेरी टीम ने मुझे बोला हाँ सर उनसे ही बात होगी, कोई मैसेज नहीं आया। और मैंने एक बढ़िया सा लिंक्डइन पोस्ट बना के डाल दिया कि भैया, उसमें आइसवान का नाम भी था कि आइसवान ने भी कोई कांटेक्ट नहीं किया है ना। देखिए मेरे लिए भी बहुत लोग बोलते हैं कि यार मर्चेंट गोल्ड खराब कर रहा है। अगर मुझे कोई चीज़ जेन्युइनली लगती है ना कि यार मैं ठीक कर रहा हूँ या ये ऐसा कैसे हो गया मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो भाई मैं वहाँ पर उसका रिस्पॉन्ड करता हूँ। आपने देखा होगा कितनी बार एक लड़के ने बोला है चोर साला दल्ला, तो मैंने उस पर वीडियो बनाया है। किसी ने बोला है कुछ भी बोला इंस्टाग्राम पर, आई मेक वीडियोस बिकॉज आई पर्सनली फील कि भैया इसका जवाब तो मैं दे सकता हूँ, मेरी इंटेंट सही है। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक मैसेज आता है सर की तरफ से, अरे प्रणीत व्हाट हैपेंड, यू हैव टू लेट मी नो। और फिर यूके से किसी एक मैम का, मैं नाम बोल रहा हूँ सर, एमी कि मैसेज आता है कि यू शेयर दोस डेटास। नाउ आई कुड हैव केप्ट क्वाइट, नहीं बट मुझे ताकि यार अगर ये चीज निकल के आई है तो पता तो करें, कोई पूछ रहा है भाई, दिस इज गुड, somebody at least is concerned, they're asking। मैंने बोला करण को, जो मेरा वो साथ में था, मैंने बोला यार वो स्क्रीनशॉट मुझे दिखाओ जहां पर कोई मैसेज नहीं आया। अब मैंने ये नहीं बोला पक्का कन्फर्म, मैंने बोला स्क्रीनशॉट दिखाओ, तो इस नंबर का। कहता है सर सॉरी सर मैं मिस कर गया, नहीं है। मैंने बोला फिर जो भी मैं पंजाबी लैंग्वेज बोल सकता था बोला, भाई तुमने तो बेइज्जती करा दी मेरी, एम्बैरेसमेंट। बट ऐसे केस में जब भी यार एम्बैरेसमेंट होता है, आई से सॉरी एंड देन आई डू नॉट मीन टू से सॉरी कि बोल के खत्म किया, मैंने बोला ओपनली जाऊंगा एंड आई मेड श्योर दैट आई राइट अ लिंक्डइन पोस्ट सॉरी बोलते हुए कि ये मेरे एंड से गलती है, बट यहाँ पर एटलीस्ट समबडी इज केयरिंग। एंड दैट वाज द डे मैंने बस कर दिया था कि अब मैंने पॉडकास्ट करना ही करना है कि देयर इज सम ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वॉचिंग, दे आर लुकिंग एंड एटलीस्ट आई कैन से दे आर कंसर्न्ड एज वेल। नहीं तो यार कौन इतना चिंता करता है, कौन प्रणीत मेहता, क्या वीडियो क्या नहीं। सो दैट वाज रियली, आई रियली अप्रिशिएट दैट सर। आपने भी रीच आउट किया, एमी मैम ने भी रीच आउट किया, दैट इज समवेयर दैट आपने वो ट्रस्ट गेन किया कि नहीं यार। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम सीफेयर्स के साथ में, उनकी फैमिली के साथ में एक ट्रस्ट बिल्डअप करें। जब तक हम वो ट्रस्ट नहीं बिल्डअप कर पाएंगे, वो लोग हमारे से कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे और ना ही वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा जो मकसद है वो है कि सीफेयर्स और उनकी फैमिली को किस तरह से हम लोग एक थोड़ा सा बेटर उनकी लाइफ्स कर सकें। देयर आर सो मेनी चैलेंजेस, वी कैन नॉट रिमूव दोज चैलेंजेस, बट थोड़ा सा अगर हम लोग उसको बेटर कर पाएँ, और अगर उसी में हम लोग फेल हो रहे हैं, जिस तरह से हाईलाइट हुआ आपके वीडियो पॉडकास्ट की वजह से, तो हमारे को बहुत ये लगा कि नहीं ये चीज़ें ऐसी बर्दाश्त नहीं करने वाली हैं। इसी वक्त हम लोगों ने इमीडिएट एक्शंस लिए, लेकिन हमारी तरफ से हमने देखा कि हमारी तरफ से कोई इसमें गलती नहीं थी सर, और हम लोग, हमारी टीम पूरी आपसे कांटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन आगे से रिस्पॉन्ड अभी नहीं आया। तो वी अंडरस्टूड कि यस देयर इज सम अदर इशू, so we wanted to clarify on that. So thank you so much also for appreciate you
कि आप उसको क्लीनली आपने उसको एक्सेप्ट करा मिस्टेक को, और सामने आपने दूसरा भी पॉडकास्ट करा उसके बारे में। सर देखिए, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी यही 2 चीजें जो चलती हैं, नहीं तो सर कुछ नहीं चलेगा। सर हैविंग सेड दैट, बस एक लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं एंड करूंगा आयुष्मान को कि सर 24/7 हेल्पलाइन, अगर कोई सीफेयर, इंडियन सीफेयर आपसे अगर वो बोलता है कि यार मेरी सैलरी नहीं आई, तो आप उसे ITF और जो जो जानकारियां फॉलो लेते हैं, वहीं पर अगर कोई यंग लड़का है जो कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है और कहता है जी मैं फ्रॉड के केस में फंस सकता हूँ या फंस रहा हूँ, तो उनको भी आप गाइड करते हैं? एब्सोल्युटली। तो उनको कैसे गाइड करते हैं सर आप? हम लोग पिछले 5-6 साल से इंडिया में स्पेशली ये बहुत नंबर ऑफ केसेस आए हैं हमारे पास हेल्पलाइन में कि मैंने पैसा दिया है, फंस गया हूँ, एजेंट लेके भाग गया है, या एजेंट ने मेरे को ऐसे जहाज़ पे भेजा है, उसने बोला था मेरे को मैं क्वीन मैरी में भेजूंगा, भेज दिया मेरे को होनोलुलु कहीं जाके। तो वो सब चीज़ें बहुत हुई हैं, और हम लोगों ने उसके ऊपर कैंपेन निकाला डीजी शिपिंग के साथ बैठ के, इंडस्ट्री के साथ बैठ के, कि कैसे हम सीफेयर्स को इस अवेयरनेस कर सकें इनके ऊपर कि आपको जो ज्वाइन करना है शिपिंग, वो एक सही तरीके से ज्वाइन करिए। तो उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया। अब कई जगह हम लोग ट्रेनिंग कॉलेजेस में जा जाके हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम्स अपने चलाए हैं। हम लोगों ने फिर उसके बाद देखा कि कई हमें कोई एक ज़रूरत है कि हमारे स्ट्रक्चरल जो गवर्नेंस इश्यूज़ हैं गवर्नमेंट के, उसको भी हम लोग देखें। उसके ऊपर हम लोगों ने गुजरात मेटम यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर हम लोगों ने इसमें रिसर्च करा, और उसके भी हम लोगों ने वहाँ पे रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को भेजे, जो कि मैं आई एम वेरी प्राउड कि कई उसमें से रिकमेंडेशंस वी कैन सी नाउ इन मर्चेंट शिपिंग एक्ट में आए हैं, और उस तरह के रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट भी हुए हैं। तो दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वहाँ से एक ऊपर स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को भी हम लोग देखें जो गवर्न कर रहे हैं, और ऊपर से एक जो डे टू डे हमारे वर्किंग इश्यूज़ हैं उसको भी हम लोग, ऑपरेशनल इश्यूज़ को भी हम लोग देखें, और उन पे हम लोग काम करके सीफेयर्स को एक तरह से हम लोग बता सकें किस तरह से आप लोग अपनी ज़िंदगी, आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं, आप अपनी फैमिलीज़ जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप उनकी ज़िंदगी भी खराब करने वाले हो अगर आप किसी भी एजेंट को पैसा देते हो तो। चिराग सर, इसमें बस एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। सर आप इतने बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, जानते हो सर, मैं तो देहरादून में अपना बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर मैं चाहूंगा कि प्लीज आप मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप को डाउनलोड मैं आपसे करवा दूंगा, आपको सर उसका सारा काम दिखाऊंगा। और सर अगर आप उसे रिव्यू करते रहिएगा रेगुलर, प्लीज आपके फोन में रहना चाहिए। और कभी आपको लगे कि ये आदमी वाकई कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो सर इन बड़े लोगों को भी बताइएगा सर कि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसा कर रही है। प्रणीत, ऐसा नहीं है कोई बड़ा छोटा नहीं होता मेरे मानने में। जी काम बड़ा अच्छा होना चाहिए बस। और तो सर वो मुझे प्रूव करना पड़ेगा, बट सर मैं चाहता हूँ, मैं आज आपको डाउनलोड जरूर करवा दूंगा। एब्सोल्युटली। तो मैं चाहता हूँ आप उसे रिव्यू करते रहिए, देखते रहिए। आप इतने सारे कॉलेजेस गए हैं, देखिए कि इस आदमी के इंटेंट जो है कॉलेजेस रिकमेंड कर रहा है, जिस तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रहा है कि सर 8 महीने में 1.5 लाख से ऊपर डाउनलोड है और हजारों लोग रिव्यूज दे रहे हैं। तो सर मैं द थिंग इज कि मैं सर सी में बिजी हूँ, मतलब ये जो बेस पे काम कर रहा हूँ। तो सर आप लोगों को जानते हैं, मिलते हैं, तो सर अगर मैं आपको ये अपना वर्क दिखा सकूंगा तो शायद यू कैन बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर कि नहीं यार ये भी एक आदमी जो कि अच्छा काम कर रहा है। दिस इज, आपका नाम भी मार्केट में शायद मेरे से भी ज्यादा है कि आपको इतने लाखों लोग फॉलो करते हैं। और बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे सुन के, और जिस तरह से आपने सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं सीफेयर्स के लिए। जी। और आपने मेरे को पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी आपने कुछ दिखाया, तो मेरे को लग रहा था कि काश ये मेरे टाइम पे भी होता तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस होते सोचने के, समझने के, चेक करने के, वो नहीं थे। और हम लोगों को ये होता था कि घर के पास कौन सा ट्रेनिंग कॉलेज पढ़ रहा है वहीं जाके कर लो, चाहे वो जितने भी पैसे ले रहा हो। आज हमारे पास मौका है ये देखने का कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, कौन कितना पैसा ले रहा है, क्या ले रहा है, और कैसी मेरी सुविधा के हिसाब से मैं उसमें ज्वाइन कर सकता हूँ। आई थिंक दिस इज रियली वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड। ट्रस्ट टेक्स टाइम। आई वांट कि आप इसको देखते जाए, और भी कब अगर मैं अभी एक सेलर्स के लिए ऐप बनाने वाला हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, आपसे चीजें लूंगा। और आई बिलीव कि 6-8 महीने में जब आपको लगे एक अच्छे से देख ले मेरा काम वगैरह, तो सर फिर आप डेफिनेटली, अगर आप कभी, क्योंकि सर मैं सर आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सर ये जो लोग हैं ना जो नीचे हैं, इनको सर जितने अच्छे से, क्योंकि यूट्यूब पे कमेंट करना आसान है, 4.5 लाख लोग तो सर यूट्यूब चैनल मर्चेंट बोल रहे हैं, 1,38,000 लोग इंस्टाग्राम पर, मेरे ऐसे 3-4 चैनल्स हैं, कोई किसी पे 10,000, किसी पे 12,000। तो सर व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि इनकी पेन पॉइंट्स को जितने अच्छे से शायद मैं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज नॉट बिकॉज कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, बट बिकॉज ऑफ द डेटा दैट आई गेट। बट सर मेरे पास 2 लोग बैठे हैं जो डेली कम से कम 250-300 लोगों के कमेंट को आंसर करते हैं सर। इंस्टाग्राम पे अलग आते हैं, यूट्यूब पे अलग आते हैं। तो सर मेरे पास इतना डेटा है कि मतलब I can really be of some help someday, sir. Absolutely. We look forward to also receiving help from you. आपको कहीं पे भी आपकी चैट्स में लगता है कि any seafarer is distress, any family member needs any support, कोई आपके पास आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, please direct them to our sir, I promise you, sir, always available. आयुष्मान के लिए स्पेशल रील बनेगी और वो डलेगी, और मैं कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट 100K तक जाए और बहुत अच्छे हिसाब से डेटा लगे। दैट इज अ प्रॉमिस फ्रॉम माय एंड। लिख लो भाई इसको, ठीक है। विद दिस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग सर। जय माता दी। एंड फाइनली पॉडकास्ट नंबर 1 डन। जय माता दी। थैंक यू गाइस।